हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पिछले क्लास में एक होमवर्क दिया हुआ था जिसका इलेक्ट्रिक बिल वगैरह डिस्कस हम लोग कर रहे थे एक्सिस पे। तो उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क ये था कि ये डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। इस पर जो सिग्मा है वो कांस्टेंट नहीं है। तो जनरली सिग्मा जो कांस्टेंट होता है उसका फार्मूला रहता है, वो हम लोग डिस्कस भी किए थे पिछले क्लास में, ड्राइव किए थे। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका जो फार्मूला है उसमें क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ जो अगर सिग्मा वेरिएबल जैसा कुछ दे दे तो फिर जो डेरिवेशन है बेसिक उसी के बिहाफ पे करना पड़ेगा, फार्मूला कोई काम नहीं आने वाला। तो यहाँ पे दिया यह है कि आर के साथ ये सेंटर से जो दूरी है उससे सिग्मा वैरी कर रहा है ए आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर, जहाँ पे ए कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ से कैपिटल आर दूरी पे ये एक्सिस है, डिस्क ऐसे रहा होगा, ऐसे एक्सिस है, डिस्क है, एक्सिस है। कैपिटल आर दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कोई पॉइंट पी मान लो यहाँ पे है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। क्योंकि वेरिएशन यहाँ पे जो है रेडियल है, तो हम लोग स्मॉल जो डिस्कशन लेना होगा रिंग का लेना होगा। पिछले क्लास में डिस्कस किया था या उससे पहले भी और डिस्कशन हुआ था कि जैसा वेरिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें स्मॉल पार्ट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि आर दूरी पे डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लेते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। क्योंकि इस स्मॉल थिकनेस के लिए इसका थिकनेस मान लेते हैं स्मॉल डी आर है। तो अगर रेडियस आर है तो चेंज उसमें डी आर लेना होगा, आर स्मॉल चेंज डी आर। इस स्मॉल डी आर चेंज के लिए सिग्मा हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो सिग्मा अगर कांस्टेंट मान ले सकते हैं तो क्या इस पे चार्ज निकाला जा सकता है? इस पे चार्ज मान लो कि डी क्यू के बराबर है। अगर इस पे चार्ज निकल गया तो एक रिंग जैसा काम कर रहा है। तो रिंग के एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। तो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल गया और उसको इंटीग्रेट कर दे 0 टू कैपिटल आर, तो क्या मेरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा? तो कहीं भी यही डिस्कशन करना होता है। तो स्मॉल जो है रिंग यहाँ पे बन रहा है, एलिमेंटल रिंग बोलते हैं उसको। एलिमेंटल जो रिंग बन रहा है उसके कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले उसका चार्ज निकालना होगा। चार्ज कैसे निकालेंगे? इसमें निकालने के लिए पहले भी बताया था, इसको करते क्या है, तो सिग्मा में ये एरिया हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पॉइंट सरफेस एरिया। तो इस रिंग का एरिया चाहिए। रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं? तो रिंग का एरिया निकालने के लिए करते क्या है, रिंग को एक जगह कट कर दो। रिंग को अगर एक जगह कट करोगे कितने लेंथ का हो जाएगा? 2 पाई आर। एक जगह कट कर लो, ये जो पेरीफेरी सरकमफेरेंस वाला जो लेंथ है वही ना होगा। और थिकनेस कितना होगा? थिकनेस क्या डी आर होगा। तो ये रिंग वाला है। तो इसको पूरा डिटेल में ओनियन वाला से पिछले क्लास में पूरा समझाया था कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ वहाँ पे भी जो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ भी ध्यान दे दो थोड़ा सा। इसको कट करके फैलाओगे तो रेक्टेंगल बनेगा जिसका लेंथ 2 पाई आर होगा और जो चौड़ाई होगा वो डी आर के बराबर होगा। तो ये जो एरिया है जिसपे चार्ज है, ये एरिया कितने के बराबर होगा? 2 पाई आर इंटू डी आर। तो जो चार्ज होगा डी क्यू कितना हो जाएगा? डी ए इंटू सिग्मा कितना होगा? ये सिग्मा इंटू डी ए। तो चार्ज कितना आया? तो therefore चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग पे जो चार्ज होगा कितना होगा? डी ए 2 पाई आर डी आर। और सिग्मा का वैल्यू कितना है? ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर है ना। चार्ज मिल जाएगा, इसको आगे सब कर लो। 2 पाई ए बाई कैपिटल आर, ये हो गया आर क्यू। इस जो रिंग है उसमें इतना चार्ज हुआ। इस एलिमेंटल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पे? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग एट पॉइंट। तो लैंग्वेज जैसे बोर्ड वगैरह क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो अपना जो जी मेन एडवांस का, तो लैंग्वेज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जो बोर्ड का क्वेश्चन करोगे तो सब लैंग्वेज लिखना पड़ जाता है, ऐसे नहीं जरूरत नहीं। इस रिंग के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ, बाद में फिर लिमिट वगैरह के लिए जरूरत पड़ेगा तो लाएंगे। तो कितना होगा? रिंग के कारण फॉर्मूला हो जाता है, बी मान लेते हैं हम लोग। ए क्यू और वाई होता है
तो वाई अभी लिखते हैं अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर। यहाँ ध्यान रहे आर स्मॉल वाला होगा, जो रिंग के कारण लिख रहे हैं तो रिंग का रेडियस लेना होगा, तो रिंग का रेडियस तो स्मॉल आर ना है, तो जो डिस्क का रेडियस वो कैपिटल आर था, और वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल आर के बराबर है। तो क्या हो जाएगा के डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 2πa डिवाइड बाई कैपिटल आर आर क्यू डी आर होगा, और वाई का वैल्यू किसके बराबर है तो कैपिटल आर, वही हो गया आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर ही रहेगा, वाई का वैल्यू कैपिटल आर होल टू द पावर ये वैल्यू। इसी को अगर इंटीग्रेट कर ले हम लोग तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा टी पॉइंट पे। लिमिट क्या होगा तो देखना पड़ेगा। तो अगर हमें जो चेंजिंग है स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का लिमिट कहाँ से होगा तो 0 टू कैपिटल आर। मिनिमम जो वैल्यू होगा रिंग का जो डिस्क है यही आर का वेरिएशन था, तो मिनिमम जो स्मॉल आर का वैल्यू होगा 0, मैक्सिमम कितना होगा कैपिटल आर, यही तक का रहेगा तो 0 टू कैपिटल आर। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, फिजिक्स इतना ही है और इसके बाद मैथ है, तो मैथ का इंटीग्रेशन आएगा तो फिर बन जाएगा, फिजिक्स वाला काम हो गया। चलो ऐसे वो भी बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैथ वाला नहीं बताऊंगा, तो बताना ही पड़ेगा। चलो अब मैथ वाला काम कर लेते हैं। जो कांस्टेंट है सबको बाहर करो, कांस्टेंट में क्या क्या बाहर हो जाएगा, एक तो आर से आर हटा दो, तो 2πa ये बाहर हो गया, 0 टू कैपिटल आर हो गया तुम्हारा आर क्यू डी आर डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल टू द पावर। ये इंटीग्रेशन करना, इसी का इंटीग्रेशन करना। अब ऐसा पहले भी बताया था कि अगर इस टाइप का कोई डिस्कशन हो तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ मान लेते हैं, वाई पहले इन्वॉल्व है तो वाई नहीं मानेंगे, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे कुछ हटेगा, तो देखो कैसे होगा। अब मेन हम लोग को इंटीग्रेशन वाला पार्ट करना है, मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ये जो पार्ट है इसको एक्स स्क्वायर हम लोग मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, करना एलिमिनेशन होगा, तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2r डी आर, और एक्स के रेस्पेक्ट में करो, डी आर बाई डी एक्स कर लो, इसके रेस्पेक्ट में करोगे, अगर आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर कैपिटल आर स्क्वायर के 0 की कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका कितना होगा 2x, फिर 2x होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में किया था dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 हट गया, आर डी आर क्या एक्स डी एक्स के बराबर होगा। इसको यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेशन करो। अब लिमिट के लिए करना ये होता है कि या तो पूरा इंटीग्रेट करके फिर स्मॉल आर में कन्वर्ट कर लो, देन लिमिट पुट कर लो, या नहीं तो लिमिट ही चेंज कर लो। तो चलो मैं यहाँ पे लिमिट ही चेंज कर लेता हूँ। लिमिट चेंज करूँगा तो क्या आएगा, स्मॉल आर और एक्स, आर को एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो आर के लिमिट को एक्स के लिमिट में चेंज करेंगे। स्मॉल आर का मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल आर। एक्स का क्या होगा, तो जब 0 पुट करोगे तो देख लो क्या होगा, आर जब 0 हो तो एक्स कितना, तो 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब एक्स कैपिटल आर के बराबर हो गया। और जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो गया, तो 2r स्क्वायर हुआ, अंडर रूट चढ़ेगा तो रूट 2r होगा, क्या ये रूट 2r हुआ। इस तरह से लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो आर का लिमिट पता है 0 टू कैपिटल आर, तो एक्स का लिमिट क्या होगा कैपिटल आर से रूट 2 कैपिटल आर। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें पुट करते चलेंगे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे क्या होगा 2πa आर क्यू डी आर। अब देखो इसको आर क्यू डी आर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको इस तरह से कर लो, आर स्क्वायर बाहर कर लो, इसको कर लो आर डी आर, ठीक है, स्टेप और बढ़ा लेना। आर डी आर इसलिए क्योंकि इससे मैं रिप्लेस कर सकूं, और आर स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस कर सकूं। आर स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर होगा क्या, और आर डी आर का वैल्यू क्या होगा, क्या एक्स डी एक्स होगा ऊपर में, ऊपर वाला रिप्लेसमेंट हो गया। इस पूरे को क्या एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे होल टू द पावर 3/2। अब देखो 2 से तो ये पावर चला गया, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा, तो सोल्व करो, इंटीग्रेशन वाला काम करना है केवल, तो इसके बाद हो जाएगा
तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया 2 पाई के ए। चाहो तो के का वैल्यू पुट कर सकते हो, सिग्मा वगैरह अगर भी टर्म नहीं कर सकते तो भी क्या आ सकता है 2 पाई। के का वैल्यू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर के हो गया, पूरा ये हटा सकते हो, होगा ना। तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वैसे उसको डिवाइड कर दिया, इसके टर्म में भी डाल सकते हैं। ये देखो एक्स की हो गया, चलिए एक बार और लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया एक्स डी एक्स, नीचे में हो गया एक्स। लिमिट कितना होगा, एक्स का लिमिट डालना है आर से स्मॉल आर का लिमिट नहीं डालना, और लिमिट किसका डालना है एक्स का। एक्स का लिमिट डाल दिए, एक एक्स पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई, कैंसिल आउट करा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो एक्स स्क्वायर हुआ तो एक डिवीजन में जाएगा तो 2 टर्म यहाँ जनरेट होने वाला है, एक तो केवल dx होगा, दूसरा हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx होगा। क्या आर होगा एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो 1 होगा, तो केवल dx बचेगा, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx बचेगा। अब इंटीग्रेट कर लो, अब आसान इंटीग्रेशन है। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x कहाँ से लिमिट r से लिमिट होगा, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -1/x, पावर एक बढ़ाते हैं -2 होगा, तो -2 + 1 तो -1/x हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/x हो जाएगा, और r स्क्वायर तो रहेगा ही, लिमिट कितना r से। बेसिक इंटीग्रेशन बनाता होगा कि पावर जो होता है इंटीग्रेशन एक बढ़ाते हैं, तो -2 में जोड़ोगे तो +1 -1 हो जाएगा, -2 + 1 तो -1, अपने से डिवाइड करते हैं तो -1/x हो जाता है, तो -1/x होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2r माइनस r, आर स्क्वायर बाहर हुआ, ये क्या हो जाएगा 1/√2r माइनस 1। ये वैल्यू है, इसी को सिंप्लीफाई करो तो दे रहा हूँ आंसर नहीं दिया है। ये बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2r माइनस r, एक r कैंसिल आउट हो गया तो एक ही r बचेगा यहाँ पे, 1/√2 क्या हो जाएगा 1 - √2/√2 होगा क्या, तो r को कॉमन ले लो, ये r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट √2 - 1, इसको एक साथ कर सकते थे, कुछ कंबाइन हो जाएगा, 1/√2 ऐसे ही छोड़ दो, 1/√2 - 1 ये हटेगा भी, 1/√2 - 1/√2 - 1 क्या वैल्यू है, तो -1 - 2 हो जाएगा, इसमें तो प्लस है ना, ठीक है। r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट √2 + 1/√2 इसमें होगा लेना होगा, जैसा कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू हुआ, जिसके कारण जहाँ पे सिग्मा वैल्यू करता था, नोट डाउन कर लो। ये तो डिस्क के कारण इलेक्ट्रिकल हुआ, अभी इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारा निकालना है, जैसे कि सिलेंडर के कारण, सिलेंडर के एक्सिस से कुछ दूरी पे अंदर बाहर, स्फीयर के कारण, प्लेन के कारण हम लोग डिस्क को जनरलाइज करके निकाले हुए थे, तो अभी इलेक्ट्रिकल निकालना है, लेकिन उसके लिए हम लोग को आगे डिस्कस करना होगा गॉस लॉ के हेल्प से निकालेंगे, तो कूलॉम्स लॉ के हेल्प से, ये सब कूलॉम्स लॉ के हेल्प से निकाले तरह से, तो इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ से आया है KQ/RS का, तो कूलॉम्स लॉ के हेल्प से निकाले हैं। अब कूलॉम्स लॉ के हेल्प से एक्चुअल में वो डेरिवेशन लेंथी हो जाता है थोड़ा सा, और गॉस लॉ से आसानी से हो जाता है, और जो भी डिस्कशन आता है मोस्टली गॉस लॉ से ही आता है। तो आगे का जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं गॉस लॉ से करने वाले हैं, आगे गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। तो इन गॉस लॉ डिस्कस करने से पहले हम लोग को डिस्कस करना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे भी पहले डिस्कस करना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स, इसके इलेक्ट्रिक लाइन से हम लोग डिस्कस करना, जिसको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज भी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात करेंगे, देन फिर आएंगे गॉस लॉ। अब गॉस लॉ जब डिस्कस करेंगे तब जाकर फिर अदर जो चार्ज अरेंजमेंट है उनका इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोट डाउन करो, बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स। तो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं। इनको पहले बात किया, गॉस लॉ पढ़ने के लिए हम लोग ये सब डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये पहले डेफिनेशन का आया था क्या है,
इमेजिनरी लाइन, एक लाइन इमेजिनरी लाइन होता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है रियल में, इमेजिनरी लाइन है। और उससे मिलता क्या है, तो टेंजेंट ऑन विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अब लाइन का मतलब ये नहीं कि ये लाइन है, ये भी लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व लाइन होता है। तो लाइन मतलब जनरली ही समझते हैं, ये भी एक लाइन है, इसको बोलते हैं कर्व लाइन। तो ये लाइन तो अपने आप में टेंजेंट होता है, लेकिन इस पे कर्व जो लाइन है उस पर टेंजेंट अलग अलग हो सकता है। तो जिस भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो जो टेंजेंट है उस पॉइंट का क्या देगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, हम लोग पहले भी निकाले, 4-5 चार्ज रख दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पता करना है, कुछ लाइन्स के बारे में किया, टेंजेंट ड्रॉ करो। तो जो टेंजेंट देगा क्या देगा, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो यहाँ पे बात है। अब इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इस पर बात करते हैं कैसे निकलेगा, कि इसका डेफिनेशन हो गया कि इमेजिनरी लाइन है, जिस पे टेंजेंट जो है वहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो जो भी चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा उसका वो डायरेक्शन देगा। और पॉइंट चार्ज के लिए बात करें तो पॉइंट चार्ज ये लाइन कैसा होना चाहिए, देखो सोच के अभी बता सकते। मान लो पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो हम लोग उल्टा चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के देख लेते हैं, उससे हम लोग इमेजिनरी लाइन निकालेंगे। तो मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से जो ये होता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो क्या निकालते हैं, इधर की ओर अलग अलग होगा, E1 E2 ये ना होगा। इस लाइन पे जहां भी जाओ इसी डायरेक्शन होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा। तो मैग्नीट्यूड की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे, अभी कोई डायरेक्शन की बात हो रहा है। तो डायरेक्शन देगा। इस पॉइंट पे अगर आ जाए, तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे होगा। अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी लाइन पे लॉन्ग होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। सिंगल चार्ज की बात करो मैं, एक सिंगल चार्ज भी इधर ही देगा रेडियली आउटवर्ड, ऐसे तो दे नहीं सकता। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। E5 तो कुछ दिख रहा है कि जो लाइंस कैसा होना चाहिए, इस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन ही मिल रहा है। तो लाइन खुद पे टेंजेंट होता है, तो लाइन जब खुद पे टेंजेंट होता है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस मिलेगा तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, कैसा ड्रॉइंग होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस का अगर ड्रॉइंग करोगे तो। पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा होगा, तो बाहर की ओर ऐसे रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगा। पहले भी लाइंस डायरेक्शन देखने के लिए केवल ड्रॉ करते हैं, फिर इसका प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो लाइंस अगर नज़दीक नज़दीक हो तो उसका क्या है, कि हो सकता लाइंस बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, बहुत ज़्यादा दूर दूर हो, उससे भी आएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, केवल अकेला पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज कहीं दूर दूर तक नहीं इनफाइनाइट है। और ये सिमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं, अकेला पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर से बता दूं, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, ऐसा नहीं कोई चार्ज रखोगे तो ऐसा लाइन से निकलता हुआ दिखाई देगा। ये इमेजिनरी लाइन से हम लोग इसका यूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे देखने के लिए, उसको समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, वो सब गॉस लॉ वगैरह डिस्कशन में आएगा। तो उस डिस्कशन वो सब जो है वो आसान हो जाता है, उसके लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। इमेजिनरी लाइन, ऐसा नहीं कि चार्ज रख दोगे तो चार्ज से कुछ लाइन निकलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ये हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। तो पॉजिटिव चार्ज जैसा लाइन निकल रहा होगा, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, निगेटिव में क्या होना चाहिए, तो देखो निगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके तरफ होता है, माइनस का डिफरेंस यही है, इसमें ये अपने से दूर होता था, अपने तरफ होता है। तो जब अपने तरफ होगा तो क्या लाइन से ऐसे होगा, अकेला निगेटिव, ऐसे लाइन से होगा, इसके तरफ होगा। अकेला चार्ज है तो सिमेट्री तो रहेगा नहीं लाइन का,
अब ऐसा नहीं कि 8 ही रहेगा, हो सकता है इससे ज्यादा कम हो, क्योंकि लाइंस तो है नहीं एक्चुअली में, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन के जैसा शो कर रहे हैं। तो 8 दिखा दो, 10 दिखा दो, 20 दिखा दो, सिमेट्रिकली दिखाया जाएगा अगर सिंगल होगा तो। 20 रहेगा तो इक्वल स्पेसिंग के दिखा दोगे तो 8 में दिखाने में थोड़ा आसानी होता था, 8 को दिखा देंगे। 4 थोड़ा कम लगता है, 8 सही लगता है, सब तरफ से आ रहा है। 4 में लगेगा कि बस 4 डायरेक्शन से आ रहा है, अब इसमें लग रहा है सब तरफ से आ रहा है, इसलिए ये 8 को हम लोग दिखा देते हैं। ऐसा कोई जरूरी 8 ही दिखाएंगे। ये केवल पॉजिटिव और केवल निगेटिव के लिए हो गया। और मान लो दो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव या पॉजिटिव के साथ निगेटिव तो कैसा लाइन्स होगा, नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक साथ रखा हुआ तब कैसा लाइन्स हम लोग करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ से हम लोग को डायरेक्शन देखने का हेल्प मिलेगा। तो मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, कैसा लाइन्स होगा। तो देखो यहाँ पे जो लाइन्स है पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, निगेटिव चार्ज पे जाके मर्ज कर रहा है, भी आगे हम लोग प्रॉपर्टी में डालेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइन होता है पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे जाकर के मर्ज करता है या फिर इन्फिनिटी पे जाकर मर्ज करेगा। पॉजिटिव से निकल रहा था कुछ नहीं है, इन्फिनिटी पे तो ये तो मान के चला जाता है कि पूरे इनवर्स का जो टोटल चार्ज है 0 है। टोटल चार्ज 0 मतलब नहीं कि चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका कोई ना कोई निगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं होगा, आसपास नहीं तो उसको इन्फिनिटी में मान देते हैं, इन्फिनिटी में जाकर टर्मिनेट करेगा। और अगर आसपास है तो आसपास जाके टर्मिनेट करेगा। तो देखो प्लस से लाइन से निकलेगा और कहाँ जाएगा तो माइनस पे, तो माइनस पे जाके टर्मिनेट करेगा। यहाँ से नजदीक में माइनस है तो टर्मिनेट करेंगे यहाँ पे, और सारा लाइन से यहाँ टर्मिनेट करेगा ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि जो देखो यहाँ से ऐसे हो यहाँ का टर्मिनेट करेगा, ठीक है। और भी इधर से निकला होगा ऐसे, वो यहाँ हो सकता नहीं पहुँच पाए तो ये इधर इन्फिनिटी पे निकल जाएगा। इधर वाला भी ये वाला को तो और कम चांस है कि उसको टर्मिनेट करे, ऐसे इस तरह से हो जाएगा होगा। इससे भी कहीं और से लाइन्स आ रहा होगा, हो सकता है ऐसे ऐसे लाइन्स आ रहा होगा, तो कहीं और से भी तो लाइन्स आ सकता है। तो इन्फिनिटी से मानते हुए हम लोग दिखा सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लो ये चार्ज E1 है प्लस में, चार्ज माइनस लाइन से चीज हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि लाइंस जो है वो ये जो चार्ज है उसका स्ट्रेंथ बताता है कि जो अगर ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा लाइंस दिखाना होगा, कम चार्ज होगा तो कम लाइंस दिखाना होगा, क्योंकि लाइंस कुछ ना कुछ तो बताएगा ना। तो अगर चार्ज के बारे में हम लोग बात करें, मान लो बड़ा चार्ज होगा तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं वहाँ बहुत ज्यादा लाइंस उससे निकल रहा है, बहुत ज्यादा लाइंस आ रहा है। कम चार्ज है तो कम लाइंस आ रहा है या कम उसके लाइंस निकल रहा है। तो चार्ज जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज directly proportional to number of lines, जो नंबर ऑफ लाइन्स वहां से निकल रहा है या टर्मिनेट कर रहा है, दोनों मान सकते हैं, इमर्ज या टर्मिनेट भी लिख सकते हैं, इमर्ज और टर्मिनेट। तो इमर्ज करा या टर्मिनेट करना उसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ कुछ बता सकते हो क्या Q1 Q2 में क्या रिलेशन होगा, मैग्नीट्यूड में Q1 बाई Q2 का मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं ना, कितना वैल्यू होगा नहीं निकाल सकते, रेशियो निकाल सकते हैं। जो इस पे कितना लाइन से निकल रहा है यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ शुरू किया काउंट करो 10 लो, ये 10 हो गया। ये कितना होगा देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 या 10/8 मीन्स हो गया 5/8, ये रेशियो होगा। मतलब ये 5 किलो होगा तो 4 किलो, तो 50 होगा तो 40, ये 0.5 होगा तो 0.4। ये नहीं बोल सकते 5 किलो में 4 किलो में, रेशियो इतना होगा, ये 5:4 के रेशियो में। तो जो नंबर ऑफ लाइन्स उससे हम लोग को ये बेनिफिट मिल जाता है, ये चीज हम लोग निकाल सकते हैं। ज्यादा लाइन्स मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज, कम लाइन्स मतलब कम मैग्नीट्यूड का चार्ज। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इसको ध्यान रखो, एग्जाम में पूछा ही जा चुका, बहुत बार पूछता है जो भी। और इमर्ज के टर्मिनेट को मतलब जिससे निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज, जिसपे जा रहा हो निगेटिव चार्ज, प्लस माइनस यहाँ से देखते हैं। तो और जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा प्रोपोर्शनल टू हो नंबर ऑफ लाइन जो भी इमर्ज या टर्मिनेट कर रहा है, इसे हम निकालेंगे। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा, नोट डाउन करते चलना अपना वीडियो पॉज करके। दोनों पॉजिटिव हो तो उस केस में क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज है, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इससे निकल के उस पर जा नहीं सकता, ये भी निकाल रहा होगा वो भी निकाल रहा होगा, ये अपना लाइन से निकाल रहा होगा, ऐसे इधर फेंक रहा होगा। अगर मान लो ये नहीं होता, ये तो चारों तरफ में फेंकता, ये भी चारों तरफ फेंकता, तो क्या ये दोनों से एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, ये भी इधर आना चाहिए, ये भी इधर जाना चाहिए, एक दूसरे को धक्का मारेगा, तो धक्का मारेगा तो होगा क्या, फाइनली दोनों एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि चलो भाई ऐसे निकल लेते हैं। ये एक दूसरे की तरफ तो पूरा जा नहीं सकते, इधर तो जाने नहीं देगा, तो वो भी उधर से लाइन मारा, ये भी इधर से मारा, ये ऐसे निकल लेगा वैसे निकल लेगा, तो बीच का रास्ता ये ऐसे बहा जाएगा। मान लो नदी वगैरह में भी होता है, इधर से भी तेज बहाव आ रहा है, इधर से भी तेज बहाव आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, अभी न ये उधर जाएगा न इधर जाएगा, तो इधर कहीं रास्ता निकाल लेगा, इधर से चलो बीच से निकल जाते हैं इधर दोनों, तो वही वाला हाल है। अब इधर का लाइन्स कुछ ऐसे बना लेते हैं, लाइन्स निकल रहे हैं इस टाइप से कुछ होगा, इससे भी लाइन से निकलेगा, लाइन से निकल रहा, मान लो यहाँ चार्ज Q1 है, चार्ज फिर वही लाइन जो होगा प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, क्या Q1 बाई Q2 बता सकते हो, जो लाइन्स ड्रॉ है उसके बिहाफ, तो क्वेश्चन में लाइन्स ड्रॉ रहेगा उसके बिहाफ पे तुमको बताना होगा। देखो काउंटिंग कर लो, काउंटिंग आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, लाइन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर में 11 है, काउंटिंग सही से कर लेना, 11 ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 11 बच्चे हैं, यही अगर 11 कूलम है तो 7 कूलम होगा, अगर वो 22 है तो 14 हो जाएगा, 0.11 है तो 0.7 हो जाएगा, तो ये रेशियो में रहेगा, ये इसका डिस्कशन। तो दोनों पॉजिटिव होगा तो इस तरह से कुछ लाइन्स होगा, एक प्लस एक माइनस होगा, इससे जाकर वहाँ पे टर्मिनेट करेगा। ये लाइन्स का बात हो गया, और मान लो यहीं पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करना होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, टाइम ड्रॉ करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज का नहीं होगा, दोनों चार्ज के मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन मिलेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिला, मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, तो बोथ चार्ज ड्यू टू Q1 एंड दोनों को मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो टेंजेंट देगा इससे का लाइन शायद ऐसा नहीं कि केवल ये लाइन इधर जो मुड़ा है, यहाँ से ऐसे मोड़ दिया, इसमें इसका भी तो रोल है, नहीं तो ये तो ऐसे जाता, इस लाइन को अगर मोड़ा है तो इसका भी रोल है, तो ये भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर बात करोगे ऐसे इस पॉइंट पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे देगा, ये लाइन ज्वाइनिंग ये तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये जो है इस पॉइंट पे कैसे देगा, तो ऐसे देगा, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे लाइन ज्वाइनिंग करो, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग, दोनों का रिजल्टेंट क्या इधर होगा, इस डायरेक्शन, यही है ना हुआ, फील्ड डायग्राम इसका और इसका इलेक्ट्रिक क्या इस डायरेक्शन, तो इसका टेंजेंट होगा, ये जो डायग्राम है नेट इलेक्ट्रिक का डायग्राम है, ध्यान दो, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे इसकी प्रॉपर्टी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दो प्रॉपर्टीज तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं, क्लोजनेट ट्रांस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज है इन्फिनिटी है, तो इस टाइप से भी बात किए थे, प्लस चार्ज है यहाँ से निकला, प्लस से निकल के कहाँ गया तो इन्फिनिटी पे, केवल प्लस है तो, और माइनस चार्ज है, माइनस का आया कहाँ से आया तो इन्फिनिटी से, दोनों था तब भी हम लोग बात किए, तो या तो प्लस से निकलेगा या इन्फिनिटी से निकलेगा, वो यहाँ इन्फिनिटी से निकल रहा है, कहाँ आया तो माइनस पे, यहाँ प्लस से निकल रहा है कहाँ गया तो इन्फिनिटी पे, तो या तो प्लस से निकलेगा इन्फिनिटी से निकलेगा, कहाँ जाएगा या तो माइनस पे जाएगा इन्फिनिटी पे जाएगा, तो वो या तो इन्फिनिटी पे गया या कहाँ गया तो माइनस पे गया, एक प्लस से निकल के माइनस पे भी जाता था, तो बीच में टर्मिनेट नहीं कर सकता है कोई भी लाइन्स, ये नहीं कि यहाँ से प्लस से निकला, अब ये मत बोलना कि यहाँ से टर्मिनेट कर गए, ये आगे प्रोसीड कर रहा है, ये प्रोसीडिंग में है, यहाँ टर्मिनेट नहीं किया है, तो रास्ते में कहीं टर्मिनेट नहीं कर सकता, या तो किसी नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा या इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट करेगा, रास्ते में भी निकल नहीं सकता, ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ लाइन जा रहा है, ऐसे 3 गो लाइन जा रहा है और अचानक से यहाँ पे लाइन से जो है बढ़ करके और 4 गो लाइन से यहाँ के बाद 4 लाइन, तो तभी हो सकता है जब यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, पॉजिटिव से ही निकलता है, तब ये पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर ऐसा कुछ दिख रहा मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ लाइन्स का
लाइंस निकाल रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं। जिस भी अरेंजमेंट में कहो जैसे ही पॉसिबल, लेकिन ये कोई ना कोई यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि अचानक से एक लाइंस पड़ जाएगा, ये नहीं होने वाला है। और जरा आते हैं, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर कट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते। कट करेंगे तो होगा क्या, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक लाइन से है, तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब कट करने से होगा क्या, अभी हम लोग बात किए थे जो इलेक्ट्रिक लाइन उसका टैंजेंट जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं उस पॉइंट पे, और जहाँ कट कर उस पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करो। जब एक लाइन ये है, एक तो टैंजेंट इसकी होगा, इधर की ओर जाएगा, एक लाइन सी है, एक टैंजेंट इधर जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे मान लो कट करा है, ये लाइन बोलेगा कि तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेट इलेक्ट्रिक ध्यान रखना, तो ये पॉइंट नहीं, ये लाइन बोलेगा तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। मतलब पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, तो कभी नहीं हो सकता। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक ही डायरेक्शन हो सकता है, किसी एक का हो सकता है कि इसका इधर है उसका उधर है, लेकिन बोलो कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो फिर इधर कैसे हो सकता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है। मतलब इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन से दूसरे कट नहीं करेगा। देख रहे थे प्लस प्लस वाला, ऐसे नहीं कहा कि कट किया, ये अपना इधर से निकले अपना इधर से, एक दूसरे को रिपेल करते हुए निकल जाए, कट करके नहीं निकल सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। The two electric lines never cut each other because there cannot be two directions of resultant public zero. Resultant electric field at a given point. ये at intersection point लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे दो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। दैट मीन्स दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक लाइन से कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, हमेशा ओपन लूप बनाएगा। प्लस से निकला माइनस में जाएगा, तो प्लस से निकला इन्फिनिटी जाएगा, ऐसा नहीं प्लस से निकला प्लस में जाएगा। उसका मतलब जहाँ से निकला वहीं आगे, और वो भी किसका, तो जो ये अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो स्टैटिक चार्ज की बात है, रेस्ट चार्ज की बात है। मूविंग चार्ज जब होता है और उसके कारण जो भी और डिस्कशन हो जाता है, मैग्नेटिक भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक वैरी करेगा, तो उससे इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस होता है, ये सब डिस्कशन आगे करेंगे। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्लोज लूप बनाता है, लेकिन इसके कारण स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ELOF भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसको शॉर्ट में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स भी सिंपली बोल देते हैं, तो इसको सब नाम से रखते हैं। ELOF भी शॉर्ट में डालते हैं, ELOF ऑफ स्टैटिक चार्ज या ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। मूविंग चार्ज के कारण अगर आएगा तो मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको दूसरे क्लास में बात किए थे। वो मैग्नेटिक फील्ड जब वैरी करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्लोज लूप बनाता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसके कारण क्लोज लूप नहीं बनता। ड्यू टू स्टैटिक चार्ज नेवर फॉर्म कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। और आ जाते हैं आगे एक प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल सरफेस पे कैसे स्ट्राइक करेगा। मान लीजिए मेटल का सरफेस है, कंडक्टर जो होता है मेटल कंडक्टर, तो कंडक्टर को कैसे स्ट्राइक करेगा,
कंडक्टर के बारे में बताया गया था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ मान लो पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, तो पहले भी इसमें हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव रहता तो रिपेल करता है। ये इलेक्ट्रिक जो है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज डिपोजिट हो जाएगा, होगा क्या? यहाँ कुछ निगेटिव चार्ज डिपोजिट होगा, इधर क्या हो जाएगा? उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज डिपोजिट। अब इस तरह से करने से होता ये है, ये इसलिए करता है कि जो अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सुरक्षित रह सके, उसका मूवमेंट ना हो। कब मूवमेंट ना होगा? जब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। नेट इलेक्ट्रिक जीरो होने से क्या होगा कि इस पर फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो ये जो है बाहर के फोर्स से सुरक्षित हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो उस केस में ये है कि अपना फ्रीली अपने जो भी मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा, बाहर से उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे कि मान लो एक कंट्री नहीं बना रहा, ये इस पे बाहर से अटैक हो रहा है, बाहर से आक्रमण कर रहा है, तो क्या करोगे? अंदर से जो सभी लोगों को नहीं भेजोगे, जो सैनिक है उनको बॉर्डर पे भेजोगे, किस लिए? कि इस जो अटैक है उसको रोको। तो उसे रोकने से क्या होगा कि जो अंदर के लोग हैं सुरक्षित हो जाएंगे, तो सुरक्षित रहेंगे। नहीं अटैक को रोका जाएगा तो क्या होगा? अंदर के लोग पे अटैक किया जाएगा, अंदर के लोग मरेंगे। उनको रोकने के लिए सेना को भेजा जाता है। तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुई सेना है, यहाँ से जो लाइन्स निकलेगा वो लाइन्स अंदर में घुसना चाहेगा, उसको रोकेगा। कौन रोकेगा? इलेक्ट्रॉन। प्लस से निकला माइनस से टर्मिनेट कर जाएगा। तो लाइन्स यहाँ से निकला यहाँ पे आ जाएगा, अंदर में कोई लाइन्स नहीं होगा। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। आगे जब मोशन वगैरह की बात करेंगे तब होगा वहाँ पे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इसी कारण फ्लो ही करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है उस केस में कोई भी अंदर में इलेक्ट्रिक लाइन्स नहीं होगा। तो अंदर में कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स नहीं होगा, पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ये यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? ऐसे सीधे जाएगा कि मुड़ के जाएगा, कैसे जाएगा? तो पहले तो बात समझ में आने जाना चाहिए। तो अंदर में कोई लाइन्स नहीं होगा, मेटल के अंदर लाइन्स नहीं घुसता। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है, मेटल के अंदर नहीं कर सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मेटल ये है, सॉलिड है, इवन हॉलो भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, वो अंदर में जीरो में था, अंदर में चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक जीरो क्यों? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है। इसी तरह से इस सैनिक को भेज दिया गया, जो अदर लोग हैं, जो सिविलियन है वो सुरक्षित रहे, अपना आराम से घूम फिर सके, वही जो आराम से फ्री इलेक्ट्रॉन घूम फिर सके, ये इसको आके डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जो सैनिक बन के एक तरह से आ गया इस लाइन्स को रोकने के लिए। ठीक है, तो अंदर में लाइन्स नहीं घुसेगा। दूसरा, ये जो लाइन्स है वो कैसे वहां आ जाएगा? अगर मान लो ये लाइन्स तिरछा आ रहा तो क्या होगा? ये लाइन्स तिरछा आ रहा तो क्या होगा? इस लाइन्स है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है तो फोर्स होगा। तो फोर्स दो तरह से होगा, एक इधर अगर है तो इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, क्या ऐसे लगेगा, ऐसे ना होगा। अब ये जो फोर्स है ये तो मेटल सरफेस वगैरह है, इससे काउंटर कर जाएगा। इधर और इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा या मेटल सरफेस, इससे काउंटर कर जाएगा। तो जो सरफेस के अलोंग जो है इधर की ओर जो फोर्स है वो तो इस इलेक्ट्रॉन को मोशन कर देगा, इलेक्ट्रॉन को मोशन डाल देगा इधर का जो फील्ड है। इस कारण से जो फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होता है। जो भी सरफेस होगा उसकी क्या होता है? परपेंडिकुलर, पैरेलल में नहीं होता या तिरछा नहीं होगा, हमेशा कैसे होगा? परपेंडिकुलर में। इलेक्ट्रिक लाइन जो स्ट्राइक करेगा कैसे स्ट्राइक करेगा? तो परपेंडिकुलर में स्ट्राइक करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो मेटल सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक लाइन कैसे स्ट्राइक करता है? तो परपेंडिकुलर में। तो कैसे यहाँ स्ट्राइक करेगा? यहाँ तक ठीक है, परपेंडिकुलर होकर यहीं तक रहेगा, अंदर में नहीं जाएगा। यहाँ देखो ऐसे स्ट्राइक करेगा, ये ऐसे स्ट्राइक करेगा, इस तरह से मुड़ेगा कि 90 डिग्री, इस तरह से मुड़ेगा कि 90 डिग्री, ऐसे ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक लाइन इधर भी निकला, इधर से नहीं जाएगा। अब जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही प्लस चार्ज होगा क्या? उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना ये लाइन्स निकल इस पर गिरा, इंटर किया, उतना ही लाइन्स यहाँ से निकलने वाला भी, इधर भी लाइन्स दिखाना पड़ेगा। कितना? 1 2 3 4 5 6 बीच में 7 लाइन्स यहाँ दिखाएंगे। 7 लाइन्स इधर दिखाओ, 2 3 4 5 6 7। ये स्ट्रेट भागेगा क्योंकि इधर तो कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, यहाँ से सीधे निकलेगा। ये इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स का ड्राइंग हो गया। तो जो मेन पॉइंट उसको लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज
never enter into metal or conductor. मेटल बोलते हैं कभी भी इंटर नहीं करेगा। दूसरा सरफेस तक ही रहेगा, लेकिन सरफेस में भी कैसे होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑरिजिनेट और टर्मिनेट, ऑरिजिनेट करेगा टर्मिनेट करेगा कैसे, टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर में ऑरिजिनेट करेगा या टर्मिनेट करेगा। ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का प्रॉपर्टी हो गया। यही सब प्रॉपर्टी पे नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन कर लो।